ट्वेल्थ क्लास फिजिक्स बिना टाइम ख़राब करे पिछली वीडियो में हेडिंग डाल दी गई थी रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म। लेट्स स्टार्ट। इट्स ए प्रिज्म this is a prism and this triangular part is shown. Ray is incident on this surface. It means rays falls on this actually this surface, this rectangular surface. इसके ऊपर लाइट पड़ रही है जो कि आपको ये सरफेस नहीं दिखाई दे रहा आपको केवल फ्रंट लुक दिखाई देगा। इट इज अंडरस्टूड रे अगर ये जा रही है तो इट फॉल्स ऑन दिस रेक्टेंगुलर सरफेस। ये प्रैक्टिकल भी है 12th में। ओके, और ये प्रिज्म जो गिलास का बना हुआ है ये बीच में ना आता तो ये रे सीधी चली जाती, पर प्रिज्म है इसलिए रिफ्रैक्शन होगा। डेंस से मीडियम में जाते ही नॉर्मल की तरफ बेंड होना तय है। नॉर्मल ड्रॉ करो इस सरफेस का, ये रहा इसका नॉर्मल परपेंडिकुलर, ठीक है, नॉर्मल, और सीधी ना आके ये नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगी। और अगर आगे गिलासी होता तो सीधी चली जाती रहती, परंतु आगे फिर रेयर आ गया, फिर रिफ्रैक्शन होगा, फिर इस पॉइंट के नॉर्मल की अवस्था पड़ेगी। ये इसका नॉर्मल है तो सीधी ना जाके नॉर्मल से अवे हो जाए, रेयर में जाए ना अवे। पहले सरफेस ने इस रे को कुछ झुका दिया और दूसरे वाले ने और झुका दिया। यह है फंक्शन ऑफ प्रिज्म, जबकि ग्लास स्लैब का यह फंक्शन नहीं था। ग्लास स्लैब रे को बेंड नहीं कर सकती थी, हटा के चला सकती थी, ओनली लैटरली डिस्प्लेस्ड। बट प्रिज्म, फंक्शन ऑफ प्रिज्म इज दैट इट बेंड्स द लाइट रे। लाइट रे प्रिज्म पे से पड़ेगी तो बैंड हो जाएगी, निश्चित रूप से बैंड हो जाएगी, जिसमें दोनों सरफेसेस का कंट्रीब्यूशन होगा। इन दोनों सरफेसेस जिनसे रिफ्रैक्शन हो रहा है के बीच का जो एंगल होता है इज कॉल्ड एंगल ऑफ प्रिज्म। दिस ए, ठीक है, आप इसको ए बी सी कह के इस ए को ही एंगल कह सकते हैं, एंगल ऑफ प्रिज्म। अब क्या करेंगे, लिखने की जो शुरुआत होनी है वो ऐसे होगी, इसको P कह दीजिए, Q R S। द रिफ्रैक्शन ऑफ ए लाइट रे थ्रू प्रिज्म इज एज शोन। ए रे डायग्राम ऑफ रिफ्रैक्शन बाय प्रिज्म इज एज शोन। फिर सारा लिखना, एज शोन बोल दो बस, और ग्राफ बिल्कुल स्पष्ट क्लियर हो और उसकी बार बार प्रैक्टिस हो। ओके, हो गया। अब आप अपना काम करना शुरू करें। देखिए, नॉर्मल से कितना एंगल बनाते आ रही है, इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस आई। आगे जाने के बाद बैंड होगी। अब ये नॉर्मल से कितना एंगल बना रही है, आर, और अब जो ये दोबारा इंसिडेंट हुई, अब ये एंगल ऑफ इंसिडेंस आर डैश, और बाहर निकलने के बाद नॉर्मल से अवे होगी, और अब कितना एंगल बना रही है, आई डैश, ठीक है। और कुल मिला के प्रिज्म ना होता तो रे ये जा रही थी, पर प्रिज्म है तो अल्टीमेट ये जा रही है, यानी कि इससे इतना एंगल बैंड कर देना ही इस प्रिज्म का फंक्शन है।
ये जितनी बातें मैं बोल रहा हूँ बिल्कुल सर्वसाधारण, बड़े आराम से आपके दिमाग में आ रही होंगी। क्या वातावरण है, बिल्कुल सुंदर एकदम। कुछ है ही तो नहीं दिमाग, हाँ यही तो होना है, हाँ यही तो होना है, सिंपल, और यही होना है, कुछ है ही नहीं, बस आगे बढ़ते रहो। और लक्ष्य क्या है इस आर्टिकल का? इस आर्टिकल का लक्ष्य ये है कि अगर हम किसी तरह से एक्सपेरिमेंट करें तो एक्सपेरिमेंट करके इसके मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसे निकाल सकते हैं। बाकायदा प्रैक्टिकल है आपके सिलेबस में, ठीक है। एक ग्राफ ड्रॉ करना है, उस ग्राफ का नाम क्या होगा अभी पता चल जाएगा, और उसके आधार पर इसके मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है ये पता लगाना इस आर्टिकल का लक्ष्य है। ये सॉल्व हो गया। अब देखिए, जितना एंगल झुका रहता है कॉल्ड एंगल ऑफ डेविएशन। एंगल ऑफ डेविएशन डेल्टा। सीधी सी बात है, पहले सरफेस ने भी इसको झुकाया, दूसरे सरफेस ने भी इसको झुकाया। पहले ने कितना झुकाया इसे निकाल दो, प्लस दूसरे ने कितना झुकाया इसे निकाल दो। पहले ने कितना झुकाया देखिए, सीधी जा रही है या नॉर्मल से आई का आई एंगल बनाते जाती, वर्टिकल ऑपोजिट एंगल आई, पर अब आर है तो कितना बैंड हो गया, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल आई आई, उसमें से आर हटा दो, आई माइनस आर बचा, यही तो झुका बस, आई माइनस आर, आई माइनस आर झुकाया पहले वाले ने, प्लस अब यहां की बात कर लो, ये रे ये जाती सीधी इतनी बैंड होगी। अगर मैं वर्टिकली ऑपोजिट बात करूं तो ये और ये, तो एंगल कितना था आर डैश, तो वर्टिकली ऑपोजिट ये आर डैश ही होता, आर डैश पूरा है आई डैश, तो आई डैश माइनस आर डैश ये आ गया, सीधी ना जाएगी, इतना झुका है, आई डैश माइनस आर डैश, इतना पहले वाले ने झुकाया उतना दूसरे वाले ने झुकाया, ये है जो कुल एंगल ऑफ डेविएशन। आई प्लस आई डैश और माइनस आर डैश, माइनस कॉमन ले लो, आर प्लस आर डैश, ये एंगल ऑफ डेविएशन है, जिसमें कि आई कितना है ये हमारे हाथ में, क्या एंगल बनाते हुए रे इंसिडेंट करें। आई डैश भी नापा जा सकता है बाहर का बाहर, परंतु आर और आर डैश का मेजरमेंट संभव नहीं है। आप प्रिज्म के अंदर जाके कैसे मेजर करोगे इसको, तो इसका तरीका है, देखिए इन क्वाड्रिलेटरल, इसको ई कर दीजिए, ए क्यू ई आर, इन क्वाड्रिलेटरल ए क्यू ई आर, ए क्यू ई आर, इसमें देखिए एंगल क्यू और एंगल आर ये दोनों 90 डिग्री हैं, नॉर्मल ना तो 90 180 हो गया, टोटल 360 होना चाहिए, तो बाकी इन दोनों का संबंध कितना बचा 360 180, therefore a plus e is 180 डिग्री, टोटल 360 होता है, ये 90 है ये 90 है, 180 हो गया, बाकी इन दोनों से 180 बचा, a प्लस ई का इक्वेशन, कही तो नहीं कुछ, इक्वेशन फर्स्ट कर दी, एंड इन ट्रायंगुलर को क्यू ई आर, क्यू ई आर में तीनों एंगल का सम 180 होना चाहिए, ट्रायंगल सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्रायंगल, ई प्लस आर डैश शुड बी इक्वल टू 180, सेकंड, और दोनों एक साथ देख लो, इक्वल टू दोनों 180 है और ई भी है, तो ए आर डैश से होना चाहिए, तो ई को पीछे लिख दो, बात तो फर्क कुछ नहीं पड़ता है इनसे, आर प्लस आर डैश प्लस ई, तो 180 ई, तो ए शुड बी इक्वल टू आर प्लस आर डैश, फ्रॉम फर्स्ट सेकंड
आर प्लस आर डैश इज इक्वल टू ए। आर नहीं नापा जा सकता, आर डैश नहीं नापा जा सकता, पर ए नापा जा सकता है। हाउ? जब प्रैक्टिकल करोगे तो ऐसे रखोगे इसको पहले, ताकि लेंदी दिखाई देगा ना। हम ऊपर से देखेंगे यूं करके, अरे यूं ऐसा से गाड़ेंगे, तो जब हम इसको पहले रखेंगे तो पेंसिल से इसकी परिसीमा खींच लेंगे, चारों तरफ, तीनों तरफ उठा लेंगे और प्रोट्रैक्टर से एंगल नाप लेंगे। सिंपल हमारे हाथ में। ये तो बाहर का बाहर नापा जा सकता है ना। ए आर एंड आर डैश नहीं नापा जा सकता है, परंतु इनका सम सुनिश्चित है और वो एंगल ऑफ प्रिज्म के इक्वल होगा, जो कि बाहर बाहर नापा जा सकता है। देन अब देख लो एंगुलर डायरेक्शन कितना आ गया, आई प्लस आई डैश और माइनस आर प्लस आर डैश इज ए। ओके, यहां आपको एक स्टेटमेंट लिखना है, तुरंत लिखना पड़ेगा, देख के तो वीडियो के बाद लिखा नहीं जाएगा। अभी गए पूरा अपडेट साथ साथ ही करना। यहां आपको क्या लिखना पड़ेगा, एक प्रिज्म जो लाइट रे को बेंड कर सकता है, उसका बेंडिंग एंगल यानी कि एंगल ऑफ डेविएशन एक तो इस बात के ऊपर डिपेंड है कि कितनी एंगल ऑफ इंसिडेंस बनाते हुए रे डाली गई। प्रिज्म का एंगल क्या है, एंगल ऑफ प्रिज्म, और आई डैश बच्चों इस बात के ऊपर डिपेंड है कि उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है। जितना ज़्यादा होगा उतनी ज़्यादा बेंडिंग होगी और उतनी ज़्यादा आई डैश, इस बात के ऊपर डिपेंड है। एक स्टेटमेंट लिखना है यहाँ पे, हेंस एंगल ऑफ डेविएशन इज डिपेंड ऑन एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ प्रिज्म एंड मटेरियल ऑफ प्रिज्म यूज्ड। ये इस जगह पर अवश्य लिखना, ठीक है। अब देखिए, एक प्रिज्म आपको दिया गया है। अगर प्रिज्म दे दिया गया है तो इसका एंगल ए भी फिक्स हो चुका है, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी फिक्स हो चुका है। गिवन प्रिज्म के लिए ये भी फिक्स, ये भी फिक्स, मतलब ये डिपेंड उसके ऊपर। अब सारा डिपेंडेंस आई के ऊपर आ गया बस। अगर इसका एंगल प्रिज्म फिक्स है, मटेरियल फिक्स है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उसका फिक्स है, तो डेल्टा पूर्णतः आई के ऊपर डिपेंड है और फिर हम डेल्टा आई के ऊपर एक ग्राफ खींच सकते हैं। ओके, आप क्या करेंगे, now considering delta I graph, now considering delta I graph as shown, विचार करना उसके ऊपर। एक सेकेंड, देखिए, कोई नाम मत देना, मार्क कर दो बस। ये ग्राफ कुछ ऐसा एक्सपेरिमेंटल प्राप्त हुआ। बड़ा इंपॉर्टेंट ग्राफ, एक ग्राफ बनाना पड़ता है उसमें प्रैक्टिकल में। ये एक्चुअली पूरा प्रैक्टिकल का ही दौर है। और इसमें आप ये देखिए, अगर मैं एंगल ऑफ डेविएशन की किसी पर्टिकुलर वैल्यू की बात करता हूं, तो ये एंगल ऑफ डेविएशन आई की दो वैल्यू पे प्राप्त हो रहा है। इस आई की इस वैल्यू पे भी एंगल ऑफ डेविएशन उतना ही है और इस पे भी एंगल ऑफ डेविएशन उतना ही है। जैसे कि अगर मैं इसको रिटर्न कर दूं यहां से, तो रिवर्सिबिलिटी लॉ के अकॉर्डिंग ये ऐसे ऐसे चली जाती इसी बात पे, यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस आई डैश होता, और इसको मैं पीछे हटा दूं, ये काम आप मत करना, तो एंगल ऑफ डेविएशन
अगर ऐसे जाता तो तब ये वाला होता, और ये दोनों वर्टिकल ऑपोजिट एंगल है। ये जो डेविएशन आई पे है वही डेविएशन आई डैश पे भी होता है, और आई और आई डैश अगर अलग अलग हैं तो एक ही एंगुलर डेविएशन संभव है। ये लाइन यही बता रही है, एट टू डिफरेंट वैल्यूज ऑफ आई एंड हेंस आई एंड आई डैश एंगुलर डेविएशन इज सेम दिस एंड वर्टिकल ऑपोजिट दिस। अगर रे ऐसे जाती तो एंगुलर डेविएशन इसके बजाय वो आता दूसरी तरफ आ, वो इसी बराबर आता वर्टिकल ऑपोजिट एंगल। परंतु वेरी इंपॉर्टेंट नाउ, अगर मैं एंगुलर डेविएशन के बिल्कुल मिनिमम की बात करूं, इसकी बात करूं, तो ये तो आई की एक ही वैल्यू पर संभव है। अगर एंगल ऑफ डेविएशन मिनिमम है तो वो दो आई की वैल्यू पर संभव नहीं है, वो केवल एक यूनिक आई की वैल्यू पर संभव है। लिखेंगे यहां पे इसके बाद, फ्रॉम ग्राफ इट इज क्लियर एंगल ऑफ डेविएशन इज मिनिमम एट ए यूनिक वैल्यू ऑफ आई। सो हाथों हाथ लिखना, पकड़ नहीं पाओगे नहीं तो हाथों हाथ लिखो जो। सो ये डेल्टा मिनिमम, सो फॉर डेल्टा इज इक्वल टू डेल्टा मिनिमम, आई और आई डैश डिफर हो ही नहीं सकते, इक्वल होना ही पड़ेगा इनको, क्योंकि आई और डैश से अलग अलग वैल्यू पे जो एंगुलर डेविएशन आएगा वो मिनिमम नहीं हो सकता। अगर मिनिमम है तो दोनों आई की वैल्यू को कॉन्सिडेंट होना ही होगा। ओके, देन तो देखिए एंगुलर डेविएशन कितना आ जाएगा, डैश नहीं था ना, ये आई प्लस आई डैश माइनस ए। अगर मैं मिनिमम करता हूं तो आई और आई डैश अलग अलग नहीं हो सकते, आई को भी आई डैश को भी आई के इक्वल होना पड़ेगा। क्लियर? तुम्हें पीछे हटाना पड़ेगा, नोट कर लेना। लास्ट पार्ट, तो 2i कितना हो जाएगा, वही छोड़ो, इसको ले जाओ, डेल्टा m प्लस ए, सो i इज डेल्टा m प्लस a अपॉन 2। अगर i और r निकल जाएगा तो स्नेल लॉ लगा के निकल गया ना हमारा रिफ्लेक्टेड इंडेक्स, r निकाल दो और r भी निकला है, यहाँ हटाया। देखो ऑल्सो जब i और i डैश इक्वल हो जाएंगे तो r को इक्वल होना ही पड़ेगा, साइन आई कौन साइन r और साइन आई डैश कौन साइन r डैश, इसी को रिफ्लेक्टेड इंडेक्स आएगा। ऑल्सो एट i इक्वल टू i डैश r इक्वल टू r डैश, देन देखा था आपने r प्लस r डैश इज इक्वल टू a, r डैश मिनिमम डेविएशन के लिए r डैश भी r के इक्वल हो गया, 2r इज इक्वल टू a, r इज इक्वल टू a बाई 2। आई और r निकलने पर इसमें लो तुरंत आगे रिफ्लेक्टेड इंडेक्स निकाल। अंतिम भाग, so refractive index of material of prism mu is equal to sin I upon sin r। तब तो दूसरी वीडियो को माना जाएगा यानी प्रिज्म का mu is equal to, और आई आगे लग दो, बस दिखाई दे रहा होगा ना पूरा, हाँ जबरदस्त दिखाई दे रहा है। साइन आई की वैल्यू यहाँ रख दो और साइन आर की वैल्यू यहाँ, आई की वैल्यू क्या आई, डेल्टा m प्लस a अपॉन 2 और आर की a अपॉन, ये डेरिवेशन बेहद इंपॉर्टेंट है, इसको अपडेट कर लेना। और इसके साथ साथ रिफ्रैक्शन थ्रू प्लेन सरफेस पूरी तरह से समाप्त, इसके न्यूमेरिकल्स हाई थिंकिंग,
वेरी हाई कंसंट्रेशन के साथ स्टार्ट कर दो। बाय।